तो हेलो, यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट नंबर 5 को लेकर एडुटेरिया का। आप लोगों को पता ही है दोस्तों, यहाँ पे एडुटेरिया का सेट चल रहा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए 1 to 5 वालों के लिए, तो एडुटेरिया का हम लोग यहाँ पे सामान्य अध्ययन जो पेपर 2 होने वाला है 120 प्रश्न का, उसका हम लोग यहाँ पे प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। ठीक है, जो एडुटेरिया के माध्यम से यहाँ पे निकाला गया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं और आप लोग अंत तक जरूर देखना। जितने भी सेट आने वाले हैं इसको जरूर एक बार देख लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को हूबहू कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहा गया है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है इसमें चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तीसरा में क्या हुआ था, तीसरा में आपका टीपू का जो हो यहाँ पे हार हुआ था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक का सही उत्तर क्या हो गया, बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, कार्यकाल में। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। सेकेंड नंबर है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए, ब्रिटिश संसद जो था उनमें पहले भारतीय जो चुना गया था वो था दादा भाई नेहरू, ठीक है। तो दादा भाई नेहरू जो है यहाँ पे चुने गए थे। 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस है, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, घटना बताना है आपको और उसके बाद यहाँ पे इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, मतलब जो पहले है उसको पहले बताना है और जो बाद में है उसको बाद में बताना है। तो यहाँ पे देखिए, नील विद्रोह की अगर बात करेंगे तो नील विद्रोह हुआ था 1859 में, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 के आसपास, सिपाहियों का विद्रोह हुआ था 1857 के आसपास, और दक्कन जो दंगे था ये 1875 के आसपास हुआ था। तो सबसे पहले जो घटना हुआ था वो संथाल, उसके बाद देखो 2 के बाद यहाँ पे 57 वाला, उसके बाद 1, उसके बाद 3। तो 2, 4, 1, 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। संथाल विद्रोह 1855 के आसपास हुआ था, ठीक है। 2 यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये संथाल विद्रोह माना जाता है, जो झारखंड उस समय बिहार झारखंड एक ही था उसके अंतर्गत हुआ था, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ। और सिपाही विद्रोह तो आप सभी जानते होंगे। फोर्थ नंबर प्रश्न है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। देखिए, सभी को पता है मंगल पांडे ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन किस जगह से किया था, मेरठ से, बगदल से, बैरकपुर या फिर बहरामपुर। तो ये बैरकपुर से किया था 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है, बैरकपुर। अगला है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए, बिहार बंगाल काश्तकारी जो अधिनियम पारित हुआ था ये हुआ था 1885 ईस्वी में, जब बिहार बंगाल एक साथ था। लेकिन जब 1912 के बाद जो है बिहार और बंगाल अलग हुआ तो इसको बिहार काश्तकारी अधिनियम का नाम दे दिया गया, ठीक है। जब बिहार बंगाल पूछा जाएगा तो आपको 1885 लगाना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो अपनाया था वो था कराची में 1931 में, ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। देखिए, वर्ष 1823 की बात हो रही है। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो पारित किया गया था, पेश किया गया था, ये किया गया था जॉन एडम्स के द्वारा, ठीक है। तो 7 का सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाचार पत्रों को दबाना था, जो जॉन एडम्स के द्वारा पेश किया गया था 1823 ईस्वी में, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए, नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था उसका नाम था मधुसूदन दत्त। क्या नाम था, मधुसूदन दत्त। ये लगभग 1858-59 के आसपास में बंगाली भाषा का नाटक था, जिन्होंने इनका अंग्रेजी अनुवाद किया था, उनका नाम था मधुसूदन दत्त, ठीक है। और ये लिखा गया था नील दर्पण बंगाली में दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, मधुसूदन दत्त। अगला है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
तो सही उत्तर है जाएगा के.एम. पनिक्कर। क्या नाम है? के.एम. पनिक्कर। तो 9 का सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे के.एम. पनिक्कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया है कि पुस्तकें राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखित किए गए हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो नरेंद्र दत्त इसका बचपन के नाम था। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? ठीक है, तो देखिए ठगी प्रथा का जो दमन हुआ था ये था कर्नल सेलीमैन के नेतृत्व में। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दमन मतलब खत्म किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन को ही भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो 12 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे हम लोग, जिनका 1880 से लेकर 1884 के आसपास था, और इसी के शासनकाल में 1881 ईस्वी में जनगणना जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था शुरुआत, लेकिन जो 10-10 वर्ष का जो जनगणना है वो आपका लॉर्ड रिपन के काल में ही हुआ था 1881 ईस्वी में। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? उसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 13 का ए। चलिए 40 नंबर देखते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये भी पूछा जाता है, 1921 में उसका हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय जो था वो था लॉर्ड विलिंगटन। क्या नाम था? लॉर्ड विलिंगटन। और इसका जो शासनकाल था, कार्यकाल, वो था 1931 से लेकर 1936 के आसपास। ठीक है, और इससे पहले जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का डी, भारत के वायसराय थे। अगला है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा? ये कहा था महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये कब कहा था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? ये गाया गया था दिगंबर विष्णु फलुस्कर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये था आपका अरुणा आसफ अली के नेतृत्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 16 का सी करेक्ट हो जाएगी। 17 का। 18 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या फिर वजन एवं माप की शुरुआत की थी? देखिए किसके शासनकाल में ये सारी चीज़ें हुआ है? एक नया कैलेंडर भी जारी किया गया, एक नई प्रणाली, सिक्का और नए पैमाने, वजन या फिर माप का। तो ये सारे टीपू सुल्तान के कार्यकाल में हुआ था, शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? ये था असहयोग आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 के आसपास। अगला है यहाँ पे कि क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? देखिए क्लेमेंट एटली जो थे उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने घोषणा किया था कि इस तिथि तक हम भारत छोड़ देंगे। ठीक है, तो किस तिथि तक ये निर्धारित था? तो ये था 30 जून 1948 तक। ठीक है, हालांकि 15 अगस्त 1947 को ही वो छोड़ के चले गए, लेकिन घोषणा जो किया था वो 30 जून 1948 तक का टाइम था। ठीक है, तो सही उत्तर डी करेक्ट हो जाएगी। कैबिनेट मिशन भारत आया था। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन।
21 का ए। इसमें कितने सदस्य थे? तो 32 सदस्य थे। और कहाँ पहुँचा था कैबिनेट मिशन? तो दिल्ली पहुँचा था, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो पाइथिक लॉरेंस के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पाइथिक लॉरेंस के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। और इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो सिंधु घाटी के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। नगर निगम लोगों के नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। वे बोस्ट्रोफेडेनिक शैली के स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ये सारे बातें सही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो 22 का सही उत्तर डी करेक्ट हो जाएगी। 23 देखते हैं कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? ये किए गए थे आपका शुंग काल के दौरान, ठीक है, शुंग काल। ऑप्शन नंबर 23 का सी करेक्ट हो जाएगी। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो शुंग काल, ठीक है। अगला है कि मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था, यही कथन इनका सही है। और बाकी जितने भी है ये सारे गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का ए, मथुरा और गांधार कला। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से? देखिए, ऐहोल अभिलेख जो है ये आपका पुलकेशिन द्वितीय से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 25 का डी करेक्ट हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? लोकायत दर्शन जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। किस विचारधारा को? वैशेषिक, न्याय, चारवाक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा चारवाक, ऑप्शन नंबर सी 26 का। चारवाक जो थे वो एक भौतिकवादी, संकालु, नास्तिक और एक अपरंपरागत विचारधारा थे। ऑप्शन नंबर 26 का सी। 27 देखते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? देखिए, सबसे अधिक संख्या में नहरें का निर्माण जो किया था वो दिल्ली सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? तुगलक वंश का शासक था ये, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जिसने 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। अगला है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध जो है किससे है? तो ये चिकित्सा से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 28 का बी करेक्ट हो जाएगी। 29 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? तो उसका नाम था शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। अकबर जहांगीर तो होगा नहीं, दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश में से होगा, तो इल्तुतमिश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कि पोमोलॉजी में जो है अध्ययन किया जाता है फलों का। क्या चीज़ का? तो फलों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसको फ्लोरिकल्चर में कहा जाता है, ठीक है, फूलों का। फ्लोरिकल्चर में फूलों का और ओलेरीकल्चर में सब्जियों का, ओलेरीकल्चर में, लेकिन पोमोलॉजी में फलों का। और कीटों को तो पता ही होगा, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कि इको मार्क जो है ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, प्रतीक है ये। 32 का बी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का जो स्रोत है यहाँ पे अनवीकरणीय का, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा, बायोगैस या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और इसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी है ये तीन चीज़ ये अपरंपरागत है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम था? ऑप्शन है वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय। तो सबसे कम था वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? ए। जो 904 ही बच्चे थे 1000 बच्चे पे, ठीक है, मतलब ये पुरुष पे मात्र 904 लड़की थी। ये बाल लिंगानुपात है जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में मापा जाता है। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना है नीरज चोपड़ा भाला फेंक, ये सही है। अवनी लेखरा पैरा निशाने बाजी, ये भी सही है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, ये भी सही है। मित्राव गुहा हॉकी, ये गलत है। ये आपका किससे है? शतरंज से है। क्या है? शतरंज से। तो सही उत्तर 35 का डी, ये सुमेलित नहीं थे। अगला है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? देखिए, सामान्य दृष्टि मतलब आँख के लिए बताया गया है। तो आँख से रिलेटेड कौन सा विटामिन होता है? तो होता है रेटिनॉल, विटामिन ए। और विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है? रेटिनॉल है। अगला है कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है कि सुगम्य भारत अभियान जो संबंधित है ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की जो स्थापना किया गया था वो नवंबर 1945 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुआ था। अगला है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, विष्णुपद मंदिर जो है ये आपका गया जिला में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 39 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में। तो ऑप्शन नंबर 40 का बी, क्योंकि प्राथमिक 1 to 5 बच्चों के लिए है, इसमें धैर्य और दृढ़ता दोनों होनी चाहिए। अगला है 41 नंबर कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो स्वर धरोहर जो उत्सव आयोजन किया गया है ये आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय दिल्ली में किया गया, ठीक है। इस महोत्सव का उद्देश्य जो था वो देश की प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना था। अगला है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT खड़गपुर में। तो सही उत्तर 42 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है यहाँ पे कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? वो है मिस्र देश के साथ। ऑप्शन नंबर 43 का ए करेक्ट होगा। राजस्थान के जैसलमेर में। अगला है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी जिसको फिटूर किस देश में आयोजित किया गया? तो इस देश का नाम है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन, जो जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। मैड्रिड जो स्पेन में है, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर। कौन सा कथन असत्य है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में? तो सही उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये कथन जो है असत्य है। तो 45 का सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? बी। कर्नाटक जो है ये श्रेष्ठ राज्य है, ये सही है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, ये भी सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी सही है। और सबसे जो नीचे है अंतिम वो है यूपी, न कि बिहार, ठीक है। सबसे नीचे यूपी, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार का स्थान है, मतलब बिहार का स्थान 3rd है। अगला है कि फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व
कि 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स 2022 के अनुसार 36वां स्थान प्राप्त हुआ है, 36वां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगी। और भारत में टोटल कितने महिलाओं को शामिल किया गया था? तो टोटल 6 महिलाओं को, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये गलत है। अर्जेंटीना ने यहाँ पे ये तीसरा खिताब जीता है, ठीक है, ये गलत है। बाकी ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? सी, दूसरा नहीं या तीसरा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 48 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का जो उभयचर कहते हैं हम लोग, उसका नाम है ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। तो 49 का से उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए 50 नंबर देखते हैं कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है, सभी जीवों की, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर एक चीज़ अगर अलग कर दिया जाए, अगर वृक्क की रचनात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई पूछा जाएगा तब नेफ्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन जब सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पूछ दिया जाए तब यहाँ पे से उत्तर कोशिका हो जाएगा। तो 50 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। और ये वृक्क की मतलब किडनी की रचनात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। 50 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अस्थि जो होता है वो क्या होता है? देखिए अस्थि जो है एक आपका संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। 51 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त का निर्माण होता है। देखिए पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 52 का बी करेक्ट हो जाएगी। 53 देखते हैं कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो मनुष्य का हृदय जो है वो घिरी रहती है पेरिकार्डियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका 53 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन, देखिए रेजिन जो है किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? 54 का से उत्तर सी हो जाएगा। पाइन चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है। 54 का सी। चलिए 55 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए मास्टर ग्रंथि जो बोलते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? देखिए पक्षी और चमगादड़ के जो अंग है वो असमजात अंग है, असमजात, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, समजात और असमजात। जैसे मेढक हो गया, पक्षी हो गया, कुत्ता, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद, ये सारे क्या है? समजात अंग होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का दो बार उपयोग होता है? किस भौतिक राशि में? त्वरण, विस्थापन, चाल या फिर वेग में? त्वरण में होता है क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सेकेंड को 2 बार यहाँ पे उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि बस के अचानक रुकने में से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गति का जड़त्व, ठीक है, गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार काम होता है, ठीक है। इसमें अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? मतलब एसी को डीसी में। तो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पे कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगा आपका चौगुना। क्या हो जाएगा? चौगुना। इसका फार्मूला होता है 12 mv² काइनेटिक एनर्जी का।
जिसमें से बोला गया है गतिमान वस्तु के वेग को अगर वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको चरगुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4ke के बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको हम लोग ल्यूमिनियस बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो 61 का ए करेक्ट हो जाएगा। 62 है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है धनात्मक होता है। क्यों होता है धनात्मक? ठीक है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी आपको पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका क्षमता भी होगा पॉजिटिव। अगला है यहाँ पे कि दूरदृष्टि दोष जो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और अवतल के लिए निकट। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर का क्या कार्य होता है। देखिए वोल्ट मीटर का जो कार्य होता है वो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना, वोल्ट मीटर का काम यही है। 64 का बी। 65 है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। तो ऑप्शन नंबर 65 का बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था ये। अगला है कि गैस का द्रव में परिवर्तन। देखिए गैस का अगर द्रव में परिवर्तन होता है, ठोस का, देखिए ठोस का अगर डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होता है तो ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, लेकिन गैस का अगर द्रव में होता है तो उसको हम लोग संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। ऑप्शन नंबर 66 का सी। 67 है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। देखिए पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला जो बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक बल। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं कि दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो पृथक्करण कीप विधि के माध्यम से। 68 का ए। चलिए 69 देखते हैं कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। देखिए भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जल का जमना हो जाएगा। ठीक है, जिसका भौतिक परिवर्तन, जो भौतिक अवस्था होती है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे दूध का दही जमना हो गया, ये सारे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, ये सारे आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 69 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अमोनिया जो है निम्नलिखित अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है ये आपका 3 है। टोटल कितने हैं? 3 है। ऑप्शन नंबर 70 का डी करेक्ट हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो 3 है। ठीक है, NH, ठीक है ना, इसका 3 है और इसका 1 होता है, तो NH3 ये बनता है। अगला है कि परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो परमाणु के नाभिक के जो नज़दीक होता है वो के सेल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और बी। ठीक है, के कक्षा होती है, और किसी भी तत्व के परमाणु में कुल कितने कक्षाएं होते हैं, तो 7 कक्षाएं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कहारी को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो उस जस्ता की परत चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो कमरे के ताप पर जो ठोस होता है वो आपका C20H42। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की जो मनाही है, वो भारत के किसी भी न्यायालय में मनाही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर सेवानिवृत्त हो जाता है तो कहीं भी वो वकालत नहीं कर सकता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। पूछा था कि मुख्यमंत्री किस प्रकार का यहाँ पे शक्तियों का प्रयोग करता है, तो कार्यपालिका शक्तियों का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, शिक्षा, दंड विधि या फिर रक्षा।
तो यहाँ पे सही जो उत्तर हो जाएगा वो कृषि आता है, ठीक है, 77 का ये। और रक्षा जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, और दंड और जो शिक्षा है ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला है कि अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? तो राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए 1992 में बनाया गया था, डी ऑप्शंस। अगला है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो टोटल 2 वर्षों तक होता है, ऑप्शन नंबर 79 का बी। अगला है कि राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के जो अधीन होता है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता होती है, तो ऑप्शन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 80 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। चलिए 81 देखते हैं कि भारतीय संविधान में मत अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय संविधान में जो मत अधिकार से क्या मतलब है कि वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 81 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 82 देखते हैं कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर 82 का सी करेक्ट हो जाएगी। 83 है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या फिर पशु, यह किसने कहा था? जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत या फिर पशु, तो ये अरस्तु जी के द्वारा बताया गया है, 83 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। 84 नंबर प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी भी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, 84 का सी। 85 देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और द्वितीय जो था ये आपका महालनोबिस पे आधारित था, ठीक है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। अगला है कि बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो धान की खेती होती है वो होता है रोहतास जिला में। कहाँ पर होता है? रोहतास जिला में, ऑप्शन नंबर 87 का सी। और सबसे कम जो होता है, सबसे कम वो होता है आपका सिवान जिला में, ठीक है, सिवान में। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? कि महाविस्फोट जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? उसका नाम है बायोगैस संयंत्र। क्या नाम है? बायोगैस संयंत्र। अगला है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो होता है वो किसके द्वारा ये व्याख्या किया गया था पहली बार? तो वो था आर्यभट्ट जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो समय की जो प्राकृतिक इकाई नहीं है चंद्रमास, दिवस, मानक समय, उष्णकटिबंधीय वर्ष, ये करेक्ट हो जाएगा 92 का ए। सॉरी, मानक समय नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्ष भी है और चंद्रमास भी है, दिन भी है, लेकिन मानक समय ये समय की कोई प्राकृतिक इकाई नहीं है, ठीक है, 92 का सी। 93 देखते हैं कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। देखिए सवाना जो है सर्वाधिक इसका विस्तार सवाना घास का वो है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। और ये पूर्वी अफ्रीका में है। अफ्रीका में भी मुख्य रूप से कहाँ पे है? तो पूर्वी अफ्रीका। कौन कौन से देश? तो केन्या और तंजानिया देश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जिला की बात हो रही है, राज्य तो सबसे ज़्यादा राजस्थान है, लेकिन सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है। गुजरात का कच्छ जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 45,674 वर्ग किलोमीटर अकेला, ठीक है। जबकि बिहार का टोटल है कितना? 94,163।
मतलब बिहार का आधा सिर्फ और सिर्फ कच्छ जिला ही यहाँ पे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा जिला। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? देखिए मीठे पानी की झील अगर बोला जाए तो वुलर जिला जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। इसके तहत क्या बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों की सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस जनसंख्या नीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने की है। अगला है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? वह है आपका दामोदर। क्या है? दामोदर, प्रदूषकों के कारण। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है? छोटा नागपुर पठार जो पलामू की पहाड़ियाँ है। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह नागपुर में। और भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में स्थित है। ठीक है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और लखनऊ में क्या है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो वह है सदाबहार वर्षावन बायोम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? वह है आपका चीन में सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन जो है उत्सर्जक देश है चीन। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस किए हैं। वो था सामान्य अध्ययन का। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपका मैथ और सामान्य जागरूकता पर आधारित है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके आगे का सेट नंबर 6 हम लोग लेकर आते हैं बहुत जल्द, और बिहार स्पेशल भी लेकर आ रहे हैं। बाय बाय सभी को।